जहाँ तक हम भारत की बात करते हैं तो भारत सरकार की जो देखिए इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आप सबकी दोस्त साक्षी सिंह और आप इस समय जुड़े हैं प्लग इन पॉडकास्ट से, जो कि गलगोरियाज यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आज हमारे इस कार्यक्रम का नाम है आकाश वार्ता। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विकेश राम त्रिपाठी, जो एक डायनेमिक और युवा विद्वान हैं। वर्तमान में वे फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर त्रिपाठी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी प्राप्त की और अपने करियर की शुरुआत की 2017 में हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से। 2018 में वे दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े। डॉक्टर त्रिपाठी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, साइबर लॉ और इंटरनेशनल लॉ जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं और इन विषयों पर उनका रिसर्च और एकेडमिक में महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर त्रिपाठी ने हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, लखनऊ बेंच में 9 साल तक एडवोकेट के रूप में भी कार्य किया है। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर त्रिपाठी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका मेरी शो आकाश वार्ता में। और सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि एआई के लिए क्या लॉज और रेगुलेशन फॉर्म किए गए हैं इंडिया में? जहाँ तक हम भारत की बात करते हैं तो भारत सरकार की जो नीति आयोग है, जो कि एपेक्स पब्लिक पॉलिसी बॉडी है, इसने 2018 में जो है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कि एआई फॉर ऑल, एक स्ट्रेटजिक डॉक्यूमेंट फीचर किया। आगे 2021 में नीति आयोग ने 2 डॉक्यूमेंट रिलीज किए। पार्ट 1 में प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई को किस तरह से रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज किया जाए, उस पर एक गाइडलाइन रिलीज की, जिसमें उन्होंने 2 चीज़ों पे बात की, सोशल कंसिडरेशन पे और उसके इथिकल कंसिडरेशंस पे। तो जो इथिकल इशूज एआई के यूज और इम्प्लीमेंटेशन से होंगे, उनको इथिकल कंसिडरेशंस में कंसीडर किया गया और कैसे रेगुलेट किया जाए। और सोशल कंसिडरेशन में एआई का जो बेसिकली एक इम्पैक्ट है ऑटोमेटेशन ऑफ जॉब, जो जिससे कि ह्यूमन रिसोर्स जो है एक्सक्लूड हो रहा है और एआई इंक्लूड हो रहा है। तो उसको कैसे, उस इश्यूज को कहाँ और कैसे इसको रेगुलेट किया जाए, इसको लेके जो है उनका दूसरा गाइडलाइन है। तो और उसके बाद पार्ट 2 में जो उन्होंने किया वो ऑपरेशनलाइजिंग दी प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई। तो कैसे इसको ऑपरेशनलाइज किया जाए, एआई को कैसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज, तो इसका ऑपरेशनलाइजेशन कैसे किया जाए, इसको लेके कि उनका पार्ट 2 का एक गाइडलाइन आई। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी विगत वर्ष 2023 में एक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है, जो कि कुछ हद तक एआई को रेगुलेट करने की बात करता है। और साथ ही साथ अगर वैश्विक स्तर पे हम देखें तो जो है इंडिया इज ए मेंबर ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI, और 2023 की जो GPAI सबमिट थी, वो सबमिट भी न्यू दिल्ली में ही की गई, और जिसमें विश्व भर के एक्सपर्ट ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, कैसे वी कैन वर्क ऑन रिस्पॉन्सिबल एआई, डेटा गवर्नेंस एंड द फ्यूचर वर्क ऑफ इनोवेशन एंड कॉमर्शलाइजेशन। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो 2023 में एक मिनिस्टीरियल डिक्लेरेशन आया टू रीअफर्मिंग द कमिटमेंट टू द ट्रस्टवर्दी एंड रिस्पॉन्सिबल एआई इन लाइन विथ OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज, एआई प्रिंसिपल्स को लेके। तो वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव था। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अदर एजेंसीज हैं और मिनिस्ट्री हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक कमेटी क्रिएट की, जिसमें दे हैव आस्क्ड की सबमिट अ रिपोर्ट ऑन द डेवलपमेंट, सेफ्टी एंड इथिकल इशूज रिलेटेड टू द एआई। आगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने
जो कि नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, इस्टेब्लिश्ड एक कमेटी इस्टेब्लिश किया फॉर प्रपोजिंग द ड्राफ्ट इंडियन स्टैंडर्ड फॉर एआई। तो ये और प्रयास है भारत सरकार की तरफ से एआई को रेगुलेट करने के लिए। और इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन few other steps to regulate the AI, and I am very hopeful that this approach has been mainly been pro innovation with the development and policies and guidelines that acknowledges the ethical concern. Also, we will able to be meet with international standard and of AI regulation, and we will able to be effectively use AI for the विजन ऑफ विकसित भारत। सर, तो अगला सवाल मेरा आपसे एजुकेशन सिस्टम पे है कि एआई का एजुकेशन सिस्टम में क्या कंट्रीब्यूशन है और आने वाले समय में इसका फ्यूचर क्या हो सकता है? देखिए, इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या किसी भी तरह के टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो। और ख़ास करके हम अगर कोरोना वायरस वाली महामारी के बाद अगर देखें, विशेष करके भारत के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो भारत के शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आए हैं। और छात्रों और शिक्षकों में आपस में जो एक सीखने की प्रक्रिया, खास करके ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, वो एक बहुत बड़ा बदलाव रहा। और सभी लोग प्रौद्योगिकी के भरोसे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को सीखने और शिक्षण की प्रक्रिया में अनुकूलित पाए गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ने जहाँ तक शिक्षा की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। जैसे कि अगर हम एक बात करें कि स्वचालित कार्य करने की, तो शिक्षा की प्रक्रिया आज भी बहुत हद तक मैनुअल तरीके से होती है, जहाँ क्लासरूम में एक शिक्षक पढ़ाता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, चाहे वो मूल्यांकन हो या एडमिशन का प्रोसेस हो या ग्रेडिंग हो या प्रोग्रेस रिपोर्ट बकानी हो या इवन एक शिक्षक को अपना व्याख्यान ही तैयार करना हो, तो उसके लिए तमाम संसाधनों की व्यवस्था और बड़ा ही क्रमबद्ध तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी व्यवस्था करता है। तो ये शिक्षकों का काम न केवल समय पर पूरा होगा, बल्कि छात्रों में ये भी एक विशेष तरह के कौशल को विकास करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से है एक तरह की व्यक्तिगत शिक्षा भी हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है वो ये बहुत हद तक सुनिश्चित करता है कि शिक्षा व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत हो, छात्रों के लिए पहले से ही अनुकूलित शिक्षण सॉफ्टवेयर और डिजिटल कार्यक्रम है। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न केवल प्रत्येक छात्र की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि उसकी विशिष्ट विषयों पर विशिष्ट व्याख्यान और आवश्यकताएं और विशिष्ट तरह के पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो तीसरा जो मैं बिंदु कहना चाहूँगा कि एक्सेस, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी से स्मार्ट सामग्री, पाठ्यक्रम सामग्री बनाने में सक्षम हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि इसका छात्रों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ एक शिक्षक द्वारा कही गई बात और किसी विषय विशेष पर दिया गया उसका एक लेक्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो छात्र को आने वाले दिनों में भी पूरी तरह से उसका वो प्रयोग कर सकता है। तो इससे भी छात्रों को व्यक्तिगत स्तर पर इसकी मदद मिलेगी। और साथ ही साथ अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो शिक्षक जो कि क्लास में पढ़ाता है उसके भी प्रशिक्षण में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है। तो छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए और उसमें सक्षम होने के लिए शिक्षकों को लगातार अपने कौशल को, अपनी जो पेडागॉगी है उसमें सक्षम होना चाहिए। इसके लिए भी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी की मदद से उनका अच्छा प्रशिक्षण हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो है त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सकती है आर्टिफिशियल माध्यम से। अगर किसी छात्र के मन में कोई प्रश्न उठता है तो चाहे अकादमिक या शैक्षिक बोर्डों का एक पाठ्यक्रम तैयार करने में, साथ ही साथ या उसकी सफलता के बारे में
तत्काल स्कूल में विशेष रूप से ऑनलाइन निगरानी करने के लिए, छात्रों के प्रदर्शन के साथ साथ और कोई समस्या हो तो उसको सतर्क करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं। और एक और बिंदु मैं जो रखना चाहूँगा वो स्मार्ट कंटेंट को लेके, कि जब शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जहाँ तक हम बात करें उसकी भूमिका की, तो हमें कंटेंट पे भी हमें इसको दृष्टिगत रखना होगा कि कंटेंट जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही प्रासंगिक और व्यवहारिक डेटा के अनुसार गतिशील रूप में अपडेट भी हो सकता है। तो ये भी एक बिंदु है जो मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार और समक्ष रूप से प्रभावी होगा, और न केवल ये छात्रों को बल्कि शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करने में और प्रभावी तरीके से वो अपना शिक्षण कार्य कर सकें, वो मूल्यांकन कर सकें, साथ ही साथ वो शिक्षा से जुड़े हर तरीके में, इवन मैं तो ये भी कहता हूँ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट में और रेगुलेशंस में भी आने वाले दिनों में एआई एक बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाएगा, और साथ ही साथ शिक्षा के और छात्रों के सम्यक विकास को भी ये प्रभावी करेगा, और न केवल प्राथमिक स्तर की शिक्षा पे बल्कि द्वितीय। तो सर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सर आप जानते हैं कि हर टेक्नोलॉजी अपने साथ नए चैलेंजेस लेकर आती हैं, तो मेरा आपसे सवाल है कि एआई के कारण किस प्रकार के एथिकल चैलेंजेस लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं? अगर हम तकरीबन एक दशक पीछे से देखें तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज विभिन्न क्षेत्रों में कर रहे हैं। वो शिक्षा के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, वो व्यापार की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, फिर साथ ही साथ इसके तमाम जो है सकारात्मक प्रयोग किए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि हर तकनीकी अपने साथ कुछ चुनौतियां लेके आती है, तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पन्न चुनौतियों के बारे में बात करें तो सबसे पहली जो चुनौती आती है वो एक चुनौती अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के खतरे के रूप में आती है, जिसमें कि मान लीजिए हम देखते हैं कि स्वतः संचालित टेक्नोलॉजी के नाते, चाहे वो रोबोटिक्स हो या एआई कंपनियों द्वारा उन मशीनों का निर्माण किया जा रहा है जो सामान्यतः कम आय वाले श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को करने में सक्षम है, जैसे कि बैंक कैशियर के कार्यों का, या स्वयं सेवा के कियोस्क हो रहे हैं, या फलों को चुनने वाले रोबोट आ रहे हैं, या अभी हाल ही में जैसा मैंने दिया कि आपको बताया कि जो है कंपोजिंग को लेके, ट्रांसलेशन को लेके जो दूसरी भाषाओं में फिल्में बनती हैं, तो एक तरह का जो है अनएम्प्लॉयमेंट का इशू जो है। तो एक तो पहली चुनौती ये रही कि ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो बेरोजगारी का खतरा है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो असमानताएं बढ़ाएगा, ये तरह की असमानता भी बढ़ाएगा, इनइक्वलिटी बढ़ाएगा। तो इसके उपयोग करने से, और खास करके जब कंपनी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी अपने ह्यूमन रिसोर्स में भारी कटौती करेगी, तो एक तरह से परिणामतः इसका जो है एक असमानता बनेगी। तो जैसे मान लीजिए कि जिन व्यक्तियों के पास एआई संचालित कंपनियों का स्वामित्व, वे सब जाहिर सी बात है उनका इस्तेमाल करके अधिक पैसे कमाएंगे। इसके अलावा जो एपीआई का डिजिटल बहिष्करण कहेंगे या उसको नहीं करेंगे, तो वो एक दूसरे पक्ष में खड़े पाए जाएंगे। तो इसके अलावा जैसे उन देशों में अधिक निवेश स्थानांतरित होने की संभावना है जहां पहले से एआई से संबंधित कार्य हो रहे हैं। साथ ही साथ श्रमिकों के बचाव हुए तो बगैर स्पष्ट नीतियों के नए अवसरों को शामिल करने से भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जो तीसरी चुनौती मुझे समझ में आती है कि हमें इसकी लत भी लग सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रौद्योगिकी के रूप में। तो इस लत की वजह से जो है मानव की एक सीमा निर्धारित करती है। एआई का उपयोग पहले से ही मानव ध्यान को निर्देशित करने और कुछ कार्यों को अपने अनुसार नियंत्रित करने हेतु किया जा रहा है। सो तकनीकी का सही इस्तेमाल ही समाज को लाभकारी बनाने का अवसर प्रदान करता है। तो अगर
इस तकनीकी का हम सही, समन्वित और अनुशासित प्रयोग करते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज एक लत के रूप में एक घातक भी हो सकता है। साथ ही साथ हम बात करें जैसे कि किसी रिपोर्ट की, तो रोबोट भेदभावपूर्ण तरीके से भी व्यवहार कर सकता है, जबकि मनुष्य के अंदर ये प्रूडेंस है कि वो भेदभाव को समझने और उसको कम करने का प्रयास करेगा। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती जो मैं मानता हूँ, इसमें डेटा प्रोटेक्शन की, जो डेटा की गोपनीयता है उसकी समस्या आएगी। तो अगर एआई के उपयोग से हम जो है डेटा की गोपनीयता की विशेष चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। और साथ ही साथ आपको मैं एक उदाहरण दूंगा कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का का मामला है, जिसमें कि एक एल्गोरिदम और बड़े डाटा का प्रयोग वोटिंग के हेरफेर में करने हेतु किया गया। वर्तमान में एआई का जो बिजनेस मॉडल उत्पन्न व्यक्तिगत और सामाजिक चिंताओं को चेतावनी के रूप में लेने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो मनुष्यों के विरुद्ध एआई का उपयोग हो सकता है। तो ये कुछ एक चुनौतियां हैं जो मेरे समझ से आने वाली हैं एआई के बढ़ते हुए प्रभाव से विभिन्न क्षेत्रों में। और इसीलिए मैं ये कहूँगा कि एआई जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़ा ही अनुशासित और क्रमबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए हर क्षेत्रों में, और उसके चुनौतियों को भी पूर्ण रूपेण ध्यान में रखते हुए और दृष्टिगत रखते हुए किया जाना चाहिए। जी सर। तो सर मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आपको क्या लगता है फ्यूचर में कौन ज़्यादा रेलेवेंट होगा, वो जो नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करेगा या फिर वो जो बढ़ते हुए सोच को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा? देखिए, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और चाहे वो प्रकृति हो या कोई सामाजिक व्यवस्था हो या कोई मनुष्य हो, जो परिवर्तनों को समयानुसार स्वीकार कर लेता है वही सरवाइव भी करता है। इसमें भी एक थियरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की। तो हर समाज तभी प्रगति करता है या तभी प्रगतिशील होता है जब आने वाली चुनौतियों को दृष्टिगत जो है उनकी उन समस्याओं के निराकरण हेतु जो है नए परिवर्तनों को स्वीकार करता है। और जहाँ तक बात हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता की करें, तो चूँकि हम एक बहुत बड़ी वैश्विक व्यवस्था के एक हिस्सा हैं, और तब जबकि विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और विश्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा जब इन तकनीकियों को दिन प्रतिदिन अपने कई क्षेत्रों में इस्तेमाल करेगा, तो हम इससे अलग होके शायद कोई प्रासंगिक विकास नहीं कर पाएंगे। और मैं इस बात को बड़े प्रभावी तरीके से करना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए इसको क्रमबद्ध और अनुशासित तरीके से इसको स्वीकार किया जाना चाहिए, और जिन जिन क्षेत्रों में इससे प्रभावी तरीके से इसका प्रयोग करके हम अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं, उन क्षेत्रों में इसको अनुशासित और समन्वित और क्रमबद्ध तरीके से इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके कीमती समय के लिए। आपने हमें एआई से जुड़ी बहुत सारी नई जानकारी दी, जिससे हमारे दर्शकों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आइए हम लोगों से उनकी राय जानते हैं कि एआई का क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है उनकी लाइफ में। हेलो, मेरा नाम आयुष त्रिपाठी है। मैं मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ जामिया में। अगर बात करें एआई की डिपेंडेंसी की इस वर्ल्ड में, तो वो स्क्रैच से लेके फाइनल ड्राफ्ट तक हर जगह पहुँच गए। जैसे एक 100 वर्ड के राइटिंग भी कराना है आपको क्रिएटिवली कि बहुत अच्छा हो, तो आप ChatGPT का यूज़ कर सकते हैं या बिंज का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। या अगर आपको फ़ोटो बनवानी है तो डाली का यूज़ करके, इमेजिन AI यूज़ करके बनवा सकते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या है ना कि आपका क्रिएटिव साइड जो है वो ब्लॉक होता जा रहा है, और इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी तो आप सीख नहीं पाएंगे कुछ। क्यों नहीं सीख पाएंगे? क्योंकि जब आप
हर मिनट पे उसको यूज़ करेंगे तो आप इतना ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं उस पर कि वो जो सोर्स इन्फॉर्मेशन आपको देगा आप फैक्ट चेक भी नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम आप पे होगी। Okay, so my name is Madhur Gupta. I am from BTech Computer Science Engineering and currently I am in second year. So मेरे अकॉर्डिंग AI आजकल के टाइम पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज आजकल के मॉडर्न ज़माने में मतलब क्या हो गया है ना, लोगों को काम बहुत आसानी से चाहिए होता है, दे डोंट वांट टू डू एनी हार्ड वर्क। सो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है, सो जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की चीज़ आई है, सो इससे क्या हो रहा है, हमारा काम एक तो आसान हो रहा है, फास्ट हो रहा है और इफ़िशिएंट बहुत हो गया है। पहले हमें कोई भी चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, या जस्ट एन एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई या लोगो वगैरह है जो भी हम बनाते थे, या आजकल तो मतलब हमें कुछ कंटेंट भी लिखना है, सो हम क्या कर सकते हैं, एग्जांपल जस्ट एन एग्जांपल ChatGPT हो गया। सो पहले हमें खुद से सोच के लिखना पड़ता था, बट आजकल ऐसे टूल्स बन चुके हैं जिनके थ्रू हम सेकेंड्स में मतलब उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो AI वैसे तो मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब हम लोगों का टाइम सेव कर रही है, टाइम सेविंग टेक्नोलॉजी है, बट जैसे हर चीज़ के मतलब दो पहलू होते हैं, वैसे AI का एक अदर साइड भी है। अगर AI इवॉल्व हो रही है, बट जिस स्पीड से वो इवॉल्व हो रही है, साथ साथ क्या हो रहा है, लोगों के एम्प्लॉयमेंट को बहुत इफेक्ट कर रहा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कंटेंट क्रिएशन। सो पहले क्या होता था, लोगों को कंटेंट क्रिएशन के लोग हायर करने पड़ते थे, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर हो गए या लोगो मेकर हो गए, बट राइट नाउ इस टाइम पे ये सब हम काम AI से आसानी से करवा सकते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट गया, राइट। सो बेसिकली AI एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट दोनों चीज़ें हो सकती हैं अगर हम दोनों साइड देखें उस चीज़ की। बट इस मॉडर्न ज़माने मतलब जो अभी टाइम आ रहा है, AI बहुत अच्छे से इवॉल्व होगा, बट हमें क्या करना है, जो उसकी लिमिटेशंस हैं, बिकॉज हर टेक्नोलॉजी की एक लिमिटेशंस है। जैसे मोबाइल फ़ोन बना तो उसकी लिमिटेशंस है, वो एक ऐसी चीज़ नहीं सोच पाएगी, इमोशनल चीज़ हम नहीं डाल सकते AI में। इमोशनल चीज़ों पे हमें जो है वो ह्यूमन इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो AI जो है एक लिमिट तक बहुत सही चीज़ है, बट उसके बाद जो है वो मतलब नुकसान ही करेगी हम लोगों का। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। My name is Anshika Sharma. I am from BA English Honours. Although AI has many benefits, but it also may lead to mislead you. The answers we get from the AI are not always correct, and it also affect our thinking capability. We are not able to think properly. We just search AI for the answers and note it. My name is Ankit Singh Rawal, and I am pursuing BA Honours Pol Science here in Calcutta University. AI को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि जब से AI आया है हमारे कंट्री में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है इस चीज़ को लेकर। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसका बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि जब से आया है तब से जो पीपल हैं वो ऑटोमेशन की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं कि सबका आजकल ऑटोमेटिक स्टेज है, कार हो ऑटोमेटिक, चाहे मशीन हो ऑटोमेटिक, और अगर सब ऑटोमेटिक पे डिपेंड हो जाएंगे तो इससे काफ़ी हेल्थ पर असर पड़ रहा है, इकोनॉमी पर काफ़ी असर पड़ रहा है उस चीज़ का। बिकॉज अगर जैसे कोई लेबर क्लास है, अगर मान लो 10 लोगों का काम अगर कोई एक ही रोबोट कर देगा तो फिर उनकी जॉब लॉसेस होंगे ना, तो उससे एम्प्लॉयमेंट पर काफ़ी अफेक्ट पड़ रहा है इस सब चीज़ों को लेके। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ एस्पेक्ट्स हैं। हेलो, मेरा नाम वेंकटेश है, मैं स्टूडेंट हूँ। AI का मेरी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रोल है। पॉजिटिव साइड देखें तो GPT जैसे ChatGPT आने के बाद से मेरे लिए चीज़ों को सर्च करना, इंटरनेट पे ढूंढना, प्रोस कॉन्स डिफरेंस हर चीज़ ढूंढना बहुत ही सिंपल हो गया है। और नेगेटिव साइड देखें तो जैसे इलेक्शंस चल रहे हैं और AI में ही डीप फेक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से चीज़ों को मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो गया है और लोगों को डिसीव करना बहुत ईजी हो गया है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस है। थैंक यू। My name is Felicia Salso and I am from BA Political Honours, and my views is like AI is both positive and negative manner. In positive that everyone gets some information, some standard information that we're getting, and secondly negative is that job loss and all. Everyone is dependent on AI, like schools and colleges and education. Nobody works for their own. So yeah, and according to some global sciences, they have recorded that 6.7% people are dependent on AI. So I think it is some short of percentage that matters in positive manner, but there is very large amount of negativeness in AI. So yeah, this is my. I'm
माय नेम इज़ कशिश शर्मा, आई एम फ्रॉम BA इंग्लिश ऑनर्स। AI का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। ये एक तरह से अच्छा भी है और बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं इसके। अच्छा है कि हमारी हेल्प भी करता है, आसपास की अगर हम कुछ जानना चाहें तो हमें बताता भी है, और बहुत सारी चीज़ें इससे पॉसिबल हुई हैं जो पहले नहीं थी। लेकिन इसका एक बेकार रोल भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा है। हम किसी की भी पिक्चर एडिट करके कुछ भी कर देते हैं, सोच भी नहीं पाते, हमें कोई वो मिलता है असाइनमेंट वगैरह तो हम सीधे AI से कॉपी पेस्ट करते हैं, हम खुद नहीं सोचते ज़्यादा। तो ये एक तरह से बहुत अच्छा भी है, लेकिन कुछ लोग इसका बहुत ज़्यादा बेकार यूज़ कर रहे हैं। किसी की भी लाइफ में किसी के भी फ़ोटोज़ को एडिट करके वायरल करना, उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय करना, ये बहुत बेकार है। ये इसके बेकार इम्पैक्ट है और पर अच्छा भी है कहीं ना कहीं। थैंक यू। माय नेम इज़ अनुष्का राय, माय कोर्स इज़ BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, और आज हम बात करने वाले हैं AI पे। AI का क्या इम्पैक्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इन पॉजिटिव इम्पैक्ट पे देखें कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाता है विद इन अ सेकेंड्स। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई टेक एनी एग्जांपल ऑफ प्रेजेंटेशन, मैंने कोई प्रेजेंटेशन बनाई और उस प्रेजेंटेशन को आई डोंट हैव टाइम, सो आई कैन मेक थ्रू AI। एंड इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि वो चीज़ जल्दी से जल्दी बन तो गई, लेकिन जो हम पहले की तरह क्रिटिकल थिंकिंग करते थे, एनालिसिस करते थे, कलेक्शन करते थे, डेटा का गैदरिंग करते थे, फिर उसको सिंपली पूरा लगाते थे एक एक जगह पे कि हमको कैसे क्या चीज़ अप्लाई करनी है, हम उस चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं। और AI के चलते अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी इंडस्ट्री में की हम बात करें तो AI के थ्रू जल्दी काम कर लेती है और वो मैन सोर्सेज का कम यूज़ करती है, जिसके चलते अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं AI तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल भी है एज वेल एज़ यूज़फुल भी है। हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत डिक्रीज हो चुकी है। हम एरा की बात करें फ्रॉम 2001 टू लेके 2015 तक की, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। दर्शकों, आज हमने AI के पहलुओं पर विचार किया। आप जुड़े थे प्लग इन अ पॉडकास्ट से, जो कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और इसी के साथ मैं हमारे गेस्ट को धन्यवाद देते हुए आप सब से विदा लेना चाहूंगी। और अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल युवा जंक्शन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।